Honorable members, I heartily welcome you all to the monsoon session of this Youth Parliament. I hope this session would be a fruitful one as we sit to deliberate the important issues concerning the nation. Today's first business is oath taking. Secretary General, please. श्री अभय सिंह जो गुजरात के वलसाड़ संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महोदय श्री अभय सिंह महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे महोदय? महोदय, मैं हिंदी में शपथ ग्रहण करूंगा। मैं अभय सिंह जो वलसाड़ के संसदीय क्षेत्र से युवा संसद की लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, देश की प्रभुता बनाए रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने जा रहा हूँ उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। धन्यवाद। श्री अंश जी जो तमिलनाडु के बेलगांव संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महोदय श्री अंश जी महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? महोदय, मैं शपथ ग्रहण करूंगा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे महोदय? I would like to take oath in English. I am Ansh. I have been elected as a member of lower house of the Youth Parliament. Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will faithfully discharge my duty upon which I am about to enter. Thank you. माननीय सदस्यगण, अभी अभी हमारे मानसून सत्र की शुरुआत हुई ही थी कि देश की राजधानी दिल्ली से हमें बेहद ही दुखद समाचार प्राप्त हुए। देश की राजधानी दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों को बेसमेंट में अचानक पानी भर जाने के कारण से असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ा। साथ ही केरल के वायनाड में भी भूमिस्खलन के कारण से कुछ लोगों को असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ा। इन दोनों ही घटनाओं से संपूर्ण देश शोकग्रस्त है। हमारे लिए भी ये समाचार बेहद पीड़ादायक रहे। इसीलिए मैं संपूर्ण सदन की तरफ से शोक संतप्त परिवारों को गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दोनों घटनाएं देश को झकझोर के रख दी है। इस घटना में मारे गए हमारे देश के युवा भविष्य एवं ग्रामीण किसान, जो दोनों ही देश के निर्माता हैं, मारे गए हैं। महोदय, असामयिक मृत्यु बहुत ही दुखदायी होती है। इस दुख की घड़ी में दुख संतप्त परिवार के साथ मैं एवं मेरी पार्टी हर संभव सहायता के साथ खड़े हैं। महोदय, इस घटना में मारे गए वे सभी लोगों के प्रति मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। महोदय, मैं आप व सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में स्वयं को भी संयोजित करती हूँ। ये असामयिक मृत्यु पूरे देश के लिए दुखद है। इन दोनों जगह के दुखद घटना से उनके परिवारों को हुई क्षति अपूर्णीय है, इसे भरा नहीं जा सकता। मेरा शोक संतप्त परिजनों से आग्रह है कि वे स्वयं को अकेला ना समझें, बल्कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं शोक संतप्त परिजनों को संवेदना भेजने में स्वयं को एवं मेरे दल को सहभागी करती हूँ। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्यगण, अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षण मौन खड़े होंगे।
महासचिव शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजेंगे। जी हाँ महोदया। Now, the Prime Minister may introduce the new ministers to the House. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे व आपके माध्यम से इस सदन में हमारे दो नए मंत्रियों का परिचय कराना चाहता हूं। महोदया, श्रीमान दिनेश सरवैया जी, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सौंपा गया है। इन्हीं के साथ साथ हमारे दूसरे नए मंत्री श्री सुरेंद्र मौर्य जी, जिन्हें कोयला मंत्रालय सौंपा गया है। Now, it's time for the question hour. Today's first question, question number 401, Ms. Dhanashri. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का अवसर दिया। महोदया, गंभीर इसलिए क्योंकि हमारे युवाओं का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है और अंधकार की ओर जाने का कारण हमारी सरकार है। हमारी सरकार को न युवाओं की चिंता है और न उनके भविष्य की चिंता। महोदया, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से ही पूछना चाहती हूँ कि आए दिन पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही है। महोदया, इस सरकार को सत्ता में आते हुए 10 साल हो गए। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि इन्होंने पेपर लीक के मामले में कौन से ठोस कदम उठाए। महोदया, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यानी विद्या एकमात्र ऐसा धन है जो सारे धनों में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन महोदया, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस विद्या को व्यापार बना दिया गया है और इस व्यापार ने एक विभत्स रूप धारण कर लिया है। महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न भी इसी से संबंधित है। महोदय, कोचिंग वालों की बातें तो बड़ी बड़ी और आदर्शवादी होती है, लेकिन इनकी वास्तविकता तो कुछ और ही है। इनकी फीस तो आसमान छू रही है। इनकी फीस इतनी अत्यधिक कि माता पिता अपनी पूंजी, अपनी संपत्ति को गिरवी रखकर बच्चों को कोचिंग क्लास भेज रहे हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को ताक पर रखकर ये कोचिंग क्लासेस चलाई जा रही है। सरेआम नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं शिक्षा मंत्री से ही पूछना चाहती हूँ कि इन विद्या के व्यापार करने वाले उन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ उन्होंने कौन से ठोस कदम उठाए। धन्यवाद। I request Education Minister to answer the question. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय स्पीकर मैडम, मैं आपके माध्यम से विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। महोदया, एनटीए ने 5 मई 2024 को OMR मोड में नीट परीक्षा को आयोजित किया। परीक्षा के आयोजन के बाद घटित अनियमितता, धोखाधड़ी और कदाचार के कुछ मामले सामने आए। माननीय, मुझे यह सुनकर बेहद ही खेद हुआ कि हमारे देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। रात दिन मेहनत करने वाले बच्चों के साथ धोखा हुआ है। परंतु आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस तरह की असामान्यता तथा अनियमितता कुछ संस्थाओं द्वारा अंजाम दिया गया था, जिससे हमारा मंत्रालय अनवगत था। परंतु माननीय शिक्षा मंत्रालय ने इसके प्रति बेहद कठोर कदम भी उठाए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात आदि सहित घटित अनियमितताओं की पूरी श्रृंखला की एक व्यापक जांच करने को कहा है। और तो और माननीय शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू एवं निष्पक्ष संचालन हेतु एक विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे निष्पक्ष घोषित किया है। माननीय, विपक्ष द्वारा पूछा गया दूसरा प्रश्न कोचिंग से संबंधित था। सरकार अलग अलग स्तरों पर कुछ कोचिंग क्लासेस प्रदान करती है, जिसकी फीस न के बराबर होती है और इसमें सरकार की 100% भूमिका भी होती है। माननीय, विपक्षों ने कोचिंगों की फीस की बात कही है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि निजी कोचिंग संस्थाओं में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। ये निजी कोचिंग संस्थाओं के बाजारों के नियमों पर आधारित होती है। माननीय, शिक्षा मंत्रालय भारत की शिक्षा नीति को बेहतरीन करने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहा है। हमारा शिक्षा मंत्रालय ऐसी प्रभावी नीतियां ला रहा है जो अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है। हमारा शिक्षा मंत्रालय इसी उम्मीद से आगे बढ़ रहा है कि वह आने वाले भविष्य में हमारे भारत देश के नींव यानी कि युवा छात्रों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके। माननीय, नास्ति विद्या समो बंधु, नास्ति विद्या सम सुहृद,
नास्ति विद्या समम वृत्तम नास्ति विद्या सम सुहत, अर्थात विद्या जैसा कोई बंधु नहीं है, विद्या जैसा कोई धन नहीं है और विद्या जैसा कोई सुख नहीं है। विद्या मनुष्य के जीवन में सबसे मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण है और यही हमारे शिक्षा मंत्रालय का उद्देश्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ी विद्या का ग्रहण करे और भारत को प्रगति के पथ पर ले जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। Any supplementaries? Question number 402, Mr. Jash. Thank you, Honorable Speaker, Madam. Will the Ministry of Labour and Employment be pleased to state, now India is facing unemployment, which is really a major problem for our economy and society. I want to know from Ministry of Labour and Employment that the country is gripped by unprecedented rising unemployment. So what plans does Ministry have to resolve this issue? Even our organized and unorganized sectors are also facing such hard time. So we want to know the status of both sectors in our country, and we also want to know that in the last 10 years unemployment is rising or not. If yes, then what are the steps taken by government to overcome from this misery? Thank you, Madam. Honorable Minister of Labour and Employment, please. Thank you, Honorable Member, for the question. Employment generation coupled with improving employability, that's the priority of the government. Accordingly, the government of India has taken various steps for generating employment in the country. The various ministries and the development of government has implemented many programs for the welfare of the society. These ministries are Ministry of Micro, Small and Large Enterprises, Ministry of Rural Development, Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Finance and Ministry of Textile has implemented many programs for the welfare of the society. These programs are Pradhan Mantri Employment Generation Program, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana, Rural Self Institute and Training Center, Employment Provident Fund organizations. The data about formal sector clearly indicates that about 1.3 crore people has joined the EPFO during 2023 and 24. Moreover, in last 6.5 years, about 6.2 crore net subscribers have joined the EPFO. That clearly indicates about the formalization of employment. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सहायता से अपने मित्र को इस बात से अवगत कराना चाहूँगा कि जमींदारों से मजदूर किसी ने किसी को बनाया है, किसी ने गलती की है तभी तो उसे विपक्ष में भगाया है। इसीलिए भारत की जनता ने इस बार भारत के विकास के लिए हमें मंत्री बनाया है। इस बात को साबित करते हुए मैं पिछले 6 वर्ष का डाटा आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। The data of employment and unemployment is collected through periodic labor force survey that is conducted by Ministry of Statistics and published in the annual report. The report clearly shows that unemployment rate in 2017 and 18 was 6.6%, 2018 and 19 was 5.8%, 2019 and 20 was 4.8%, 2020 and 21 was 4.1%, 2022 and 23 was 4.2%, and at last in 2023 and 24 it was only up to 3.2%. Dear friends, the report clearly shows that unemployment rate is continuously decreasing. So I ask the member of parliament to please do not mislead the house. अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अपने मित्र को यह बात ज्ञात कराना चाहता हूं कि पुरानी हो चुकी है कल की बातें सारी। आज जाओ नए जगत में, इसी में होगी थोड़ी समझदारी। हम सभी मंत्री को समझ आ रही है इस देश की व्यथा, रोजगारी मिलेगी सभी को, यही है इस बार की हमारी कथा। धन्यवाद महोदया। क्वेश्चन नंबर 403, मिस निशिका। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। मेरा पहला प्रश्न ये है कि हर साल सड़क दुर्घटना की वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यदि हम देखें तो साल 2023 में भारत में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से 1,68,491 लोगों की मौतें हो गई। यदि हम
इस डाटा को 2022 के डाटा के साथ मिलाकर देखें तो ये बात भी सामने आती है कि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में कुल 11.9% का इजाफा हुआ है। एनसीआरबी के मुताबिक सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना के मामले तमिलनाडु राज्य में हुए, जो कि 60,000 थे। और तो और महोदय, हमारे देश के कुछ अहम शहर जैसे कि इंदौर, जबलपुर, मल्लपुरम सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में सबसे आगे है। इन दुर्घटनाओं के कारण होने वाली अकाल मृत्यु या मौतों का जिम्मेदार आखिर है कौन, और इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि सड़कों पर, विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्गों पर जानवरों की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये जानवर ट्रैफिक जाम के साथ साथ दूसरी दुर्घटनाओं का भी कारण बनते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों में दूसरा सबसे बड़ा कारण ये जानवर ही थे। चेन्नई में इन जानवरों की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के मामले 3% से ज़्यादा थे तथा दिल्ली और बेंगलुरु में ये 2% थे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि सरकार इन जानवरों की रोकथाम के लिए क्या उपाय कर रही है? धन्यवाद महोदय। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी कृपया उत्तर दें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मानती हूं कि सड़क दुर्घटना के आंकड़ों में जितनी कमी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई। पूरे विश्व की 11% सड़क दुर्घटना हमारे देश में होती है, जिनमें तकरीबन 3 लाख लोग अपाहिज होते हैं, 1.5 लाख जाने जाती है, जिनमें 60% युवक होते हैं। परंतु हमारे मंत्रालय के तरफ से ऐसी घटनाओं को घटाने के लिए हर टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था कराई जा रही है। एंड आई नो ओवर स्पीड गिव्स थ्रिल बट इट किल्स टू, इसलिए ओवर स्पीडिंग के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए सख्ती से चालान काटे जाएंगे और व्हीकल डिज़ाइन में इम्प्रूव करते हुए हर 4 पहिया वाहन में एयर बैग्स कंपलसरी किए जाएंगे। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के द्वारा वाहनों को स्टार रेटिंग की जाएगी। इसके अलावा हमारी मंत्रालय लिकर पॉलिसी पर भी काम कर रही है। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, वन कैन नॉट होल्ड अ पेन प्रॉपरली आफ्टर 2 pegs, देन व्हाट अबाउट अ ड्राइविंग व्हील? इंसान 2 घूंट के बाद अपनी कलम तो ढंग से पकड़ नहीं सकता, तो ड्राइविंग व्हील की तो बात ही छोड़िए। ड्रिंक एंड ड्राइव केस में हमने 10,000 रुपये का जुर्माना कर दिया है। और तो और नेशनल हाईवे के दोनों साइड 2 किलोमीटर के अंदर किसी भी वाइन शॉप को मान्यता नहीं दी जाएगी। अध्यक्ष महोदया, मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि शायद हमारे आधा से ज़्यादा युवा तो हाईवे ड्राइविंग रूल से परिचित ही नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है कि इन्हें लेन ड्राइविंग करनी चाहिए, और इसके लिए हमारी सरकार नियम एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर पाठ्यक्रम में जोड़ने की योजना बना रही है, जिसके कारण लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल यह भी एक मुख्य कारण बन चुका है सड़क दुर्घटना का। इसलिए मोबाइल कॉल ऑन द रोड में भी द लास्ट कॉल ऑफ योर लाइफ जैसे वैचारिक स्लोगन और कैंपेन चलाई जा रही है हमारी मंत्रालय द्वारा। माननीय सांसद जी का जो दूसरा प्रश्न था वह जानवरों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित था। दुर्घटनाओं में सबसे बड़ा जो दूसरा कारण है वह यह जानवर है। ऐसी समस्या हमें अधिकतर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में देखने को मिलती है, जहाँ पर राज्य राष्ट्र मार्गों पर जानवरों की बढ़ोतरी के वजह से दुर्घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो मैं इन्हें इस सदन के माध्यम से बता दूं कि इसी को रोकने के लिए हमारी मंत्रालय क्रैश बैरियर बांबू बड़े पैमाने पर लगाने जा रही है, ताकि दुर्घटनाओं के इस आंकड़ों से कुछ राहत प्राप्त हो। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना यह है कि हमारी आम जनता के सहयोग से हमें जल्द ही सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Any supplementaries? Question number 404, Mr. Mayank. Respected Speaker Madam, my question is related to one nation, one election. These government wants simultaneous election of Lok Sabha and State Assembly. Madam, this raises constitutional concerns. Article 93(2) and 172 of Indian Constitution ensures 5-year tenure for Lok Sabha and State Assembly. One nation, one election could not resolve the collapses of mid-tenure. Apart from this, it violates the federal structure, which is basic concept of Indian Constitution. Even Law Commission under Justice B.S. Chauhan reported that simultaneous elections are not feasible within current constitutional framework.
Madam, we have seen that reoccurrence of election in different times give people opportunity to awareness and punish political parties who don't serve their needs. So my question is, what are they going to do to resolve this problem? And do they want to erode the federal structure? Thank you, ma'am. Honorable Law Minister, please. Thank you, Honorable Member, for your question. Respected Speaker, Madam, our duty is to cultivate deep sense of democracy. And main question is that how could we serve people and country, not political party? Through one nation, one election, we want to reduce the election cost, which is taxpayers' money. India faces election every year. Due to this, we face a lot of political instability. According to Association for Democratic Reform Organization, in 2019 Lok Sabha election, the expenditure was 60,000 crore. Moreover, the officials were involved in conductive elections. It could be invested in poverty alleviation and nation development, which impact our economic growth. In India, it is not new. In 1951-52, 1957, 1962 and 1967 elections were held simultaneously. Member, please sit. Ministry, you may continue. Member, please don't interrupt. Ministry, you may continue. Madam, we are trying to build consensus among political parties and states. Through it, we are enabled to promote progressive change in constitution, which will accommodate the unique requirement for synchronized polls. We are also trying to establish legal framework that deal with contingencies like no confidence motion, premature assembly dissolution, hung parliament. This legal framework aims to manage unforeseen circumstances arising during simultaneous election cycle. Moreover, our government is promoting voters education program that ensures that citizens understand the process, enabling them to exercise franchise without confusion or inconvenience. Our government had established high-level committee on synchronization of election in India. Madam, I hope it will serve to people and Indian democracy, not to political party. Sorry, ma'am, not to selfish political party. Thank you, madam. Any supplementaries? Question number 405, Miss Sejal. शुक्रिया सभापति जी। 10 साल से इस सरकार ने 72 करोड़ किसानों के साथ अन्याय किया है। उनकी आय 2 गुनी करेंगे, उनको 50% मुनाफा देंगे और किसान कर दर्द बांटने जैसे मामलों में इन्होंने 10 साल में अनेकों जुमले गढ़े। पर इसे हमारे देश के किसानों को मिला क्या? कुछ भी नहीं, सिवाय इनके झूठे वादे और झूठी उतकर कि हमारे देश के किसान पुकारते हैं, मत मारो गोलियां मुझे, मैं पहले से दुखी इंसान हूँ और मेरी मौत की वजह यह है कि मैं पेशे से किसान हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के बरेली में किसानों से यह वादा किया था कि 2022 तक उनकी आय 2 गुनी हो जाएगी, परंतु उनका यह वादा झूठा साबित हुआ। स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की आय 2 गुनी होने की बजाय कम हो चुकी है। माननीय वित्त मंत्री जी ने संसद में बजट पेश करते समय बताया था कि साल 2016-17 में कृषि का बजट कुल केंद्रीय बजट का 4.47% था। आप मानेंगे नहीं मंत्री जी, वह पूरा का पूरा घटकर साल 2024 में 2.74% रह गया, यानी कि पूरा आधा कम कर दिया। यह बड़ी ही शर्म की बात है अध्यक्ष महोदया। मैं इनसे कहना चाहूँगी कि आरती लिए तो किसे ढूंढता है? मंदिरों में, राजप्रसादों में, तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों खलिहानों में। माननीय महोदया, हमारे देश के किसानों के लिए मैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत यह ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगी कि वर्तमान एमएसपी किसानों की उत्पादन लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
जिससे देश में व्यापक किसान आत्महत्याएं हो रही है और किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कृषि मंत्री जी से कि इन समस्याओं का समाधान लाने के लिए उन्होंने कौन से कदम बढ़ाए। धन्यवाद महोदया। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। जैसा कि माननीय सांसद जी ने कहा, 2024 में यानी कि अभी कृषि बजट घटकर आधा हो गया है, लेकिन मैं ध्यान में लाना चाहूँगी कि जल शक्ति मंत्रालय अलग है, कृषि के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। पहले ये दोनों विभाग एक थे, परंतु अब इन विभागों को अलग अलग विभाजित किया जा चुका है। महोदया, माननीय सांसद जी की अनभिज्ञता की वजह से देश में गलत सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। बजट की राशि घटी नहीं बल्कि बढ़ा दी गई है। विविध योजनाओं के माध्यम से कृषि और किसान दोनों के हित के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान योजना, फसल बीमा योजना, नैनो यूरिया एंड सॉइल हेल्थ, पावर सब्सिडी ऑफ इरिगेशन, कुसुम आदि योजनाओं के माध्यम से किसानों पर खर्च होने वाले बजट को भी बढ़ा दिया गया है। महोदया, रही बात एमएसपी की, तो हमारी सरकार एमएसपी देने से कभी चूकती नहीं है और इसके साथ उन्हें इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के माध्यम से उन्हें स्थानीय से राष्ट्र स्तर के बाजार उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिनसे उन्हें एमएसपी से ज़्यादा दाम मिलता है। विपक्ष निवेदन है कि कृपया कर भोली भाली किसानों की आड़ में अपनी राजनीति ना करें और वास्तव में किसानों के हित के लिए ही बात करें। बार बार राष्ट्रीय राजधानी का घेराव आपकी गिरती राजनीतिक शाख को संभाल नहीं सकता है, परंतु कुछ क्षण के लिए दिल्ली और उसके आसपास के लोगों के लिए परेशानी जरूर खड़ा कर सकता है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। Members, please maintain the silence. Question number 406, Miss Mahima. ऑनरेबल स्पीकर मैडम, क्या आपको याद है 2 साल पहले इंडिया वॉज एक्सपीरियंसिंग द हॉटेस्ट ईयर एवर। उस साल इतनी भयंकर धूप पड़ी थी कि पिछले 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। फिर 2023 में साइंटिस्ट ने तो कह दिया था कि पिछले 2000 साल की सबसे हॉटेस्ट समर थी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिर इस साल जनवरी 2024 हॉटेस्ट जनवरी एवर रिकॉर्डेड, फरवरी 2024 हॉटेस्ट फरवरी एवर रिकॉर्डेड, मार्च, अप्रैल, पिछले कुछ महीनों से हमारी धरती पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी पड़ रही है। This scorching heat is not normal. Right now, India is much more hotter than Saudi Arabia, Sudan, Oman and other South African countries. This is a national emergency. So, Madam, can the Ministry of Earth Science provide an update on the current status of heat wave incident in our country and the measures been undertaken to tackle this issue? Furthermore, what are the steps taken by the government to mitigate this adverse effect of heat wave on the vulnerable population? Thank you, Madam. Minister of Earth Science, please. Thank you, Honorable Member, for your question. The Ministry of Earth Science recognizes the severity of the heat waves affecting our nation, and we are working diligently to address this critical issue. We have been closely monitoring the insolence of the heat waves through our weather forecasting mechanisms and collaborating with state governments to coordinate the efforts. And in order to protect the vulnerable population from the impacts of the extreme heat events, the government has implemented several measures, including the establishment of the heat action plans in high-risk areas, distribution of the coolers, water supplies to those in need, and conducting the public awareness campaigns on heat wave safety precautions. Additionally, we are actively promoting the green initiatives to combat the climate change and reduce the heat-related vulnerabilities. Thank you, Madam. Any supplementaries? Yes, Mr. Tanishq. Thank you, Speaker Madam. The Ministry of Earth Science stated that
we are monitoring heat waves incidents in collaboration with state government and establishing heat action plans. I appreciate the tiny steps taken by the ministry, but these are not enough. I don't think ministry is taking this seriously. Do you know about 3,000 people have lost their lives due to heat waves and sunstrokes since 2019. So it is clearly evident that more comprehensive and sustained efforts are required to address this issue. So, will the Ministry of Earth Science be pleased to state how does central government plan to compensate victims suffering due to heat waves and sunstroke? What are the long-term strategies does the ministry have in to foster sustainable measures and mitigate the impact of extreme heat? Thank you. Minister of Earth Science. Surely, madam, I acknowledge the need for an holistic approach to tackle the challenges posed by the heat waves in the long term. To this end, the ministry is committed to developing the robust heat wave management plans that integrate the climate resilience infrastructure upgrades and community engagement. We are also collaborating with international organizations and experts to establish the best practices and innovative solutions in heat wave mitigation. Furthermore, the government is investing in research and to advance the early warning systems, enhance capacity building at the grassroots level by fostering partnerships with stakeholders. And madam, we aim to build a sustainable future that prioritizes the well-being of all the citizens to face the climate-related hazards such as heat waves. Thank you, madam. Question number 407, Ms. Tanushri. Thank you, Speaker Madam. According to the Ministry of New and Renewable Energy, India yields 500 million tons of crop leftovers per annum. The residue thus produced is mainly utilized as fodder and fuel for various industrial and democratic uses. Still, 140 million tons are remain in excess, of which 92 million tons are burned every year, because farmers don't have time for proper deposition of residue and have very short time period for preparing fields for next crop. Madam, I don't think government is working on it because they are failing to provide any alternative system for deposition of residue, जिसके कारण हम सभी को मानव निर्मित विनाश का सामना करना पड़ता है। अब करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पराली में आग लगाओगे तो बंजर भूमि ही पाओगे, फिर अनाज कहाँ से खाओगे? तो क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कोई उपाय कर रही है? यदि हाँ तो विवरण दीजिए, यदि नहीं तो हमेशा की तरह इसका क्या कारण है? धन्यवाद महोदय। Environment Minister, please. Thank you, respected Speaker Madam. I agree that air quality degradation is a global phenomena. But Madam, the Ministry of Environment is working diligently in order to improve the air quality index. And to do so, we are promoting crops residue and using it in compost through vermicompost. Also recently, the Indian Agricultural Research Institute developed a new technique called Pusha decomposer, which is really very effective and which will thus accelerate the process of decomposition. Madam, this will help farmers save time and eventually they don't even have to burn parali now. तो अब हमारे किसानों के पास पराली जलाने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि अब उसी पराली को खाद में बदला जा सकता है, जो कि हमारी किसानों की फसलों को पौष्टिकता प्रदान करेगा। तो अब हमारे किसान पराली जलाकर बंजर भूमि नहीं पाएंगे, बल्कि उसी पराली को खाद में बदलकर पौष्टिक अनाज पाएंगे। And on rice stubble, we are using the excess rice stubble for the production of bran oil, which is both healthy and beneficial for human beings. Also, one of the most popular and abundant lignocellulosic waste product used to produce bioethanol is rice straw. And its use not only solves the problem of managing it, but also improves the socio-economic standing of residents by reducing the air pollution caused by burning. And it will also offer a cleaner source of renewable fuels.
Madam, now my department is working on 450 projects where we are converting parali into biocompressed natural gas. And we are also going to issue a notification order by which this lignin can be used in petroleum bitumen up to 35%. And this project has already been started in the northern states like Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh. Madam, as now the government is ready to purchase it, it will lessen the issue of import and will reduce air pollution. और साथ ही साथ ये हमारे किसानों व छोटे व्यापारियों को नया अवसर प्रदान करेगा, जिसके कारण उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी तथा भारत में बेरोजगारों की संख्या में भी कमी होगी। अंत में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से प्रश्नकर्ता जी से कहना चाहूँगी कि यदि आपको मंत्रालय की किसी भी नीति का पूर्ण ज्ञान ना हो तो कृपया कर मंत्रालय पर झूठा आरोप ना लगाएं और अगली बार प्रश्न उठाने से पूर्व मंत्रालय की नीतियों से खुद को अच्छी तरह अवगत कर लें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 408, मिस आर्या। धन्यवाद महोदया। हमारे सभी पड़ोसी देश आज राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहे हैं, जहां स्थापित सरकार के प्रधानमंत्री को ही अस्थिरता की वजह से देश छोड़कर भागना पड़ रहा है। महोदया, भारत की परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आतंकवादी सीमा भारत के विभिन्न कोने से अपने एजेंडे चला रहे हैं। सीमा पर आतंकवादी अपने विभिन्न हिस्सों में डेरा जमाए बैठे हैं। हाल ही में आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी की जगह जम्मू क्षेत्र को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जम्मू इलाके में जनवरी 2023 के बाद 18 महीनों में कुल 229 आतंकवादी घटनाएं सामने आई हैं। यह आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिनकी वजह से इन आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। इस तरह की बढ़ती घटनाएं हमारे गृह मंत्रालय की निष्क्रियता को दर्शाता है। और तो और नागरिकों एवं सुरक्षा बलों के शहीद होने की संख्या भी 2 गुनी हो चुकी है। क्या अब भी यह मंत्रालय आंख मूंद कर बैठेगा? महोदया, केरल के लोगों का आतंकवादी संगठनों से जुड़ना यह सरकार की असफलता को दर्शाता है। इस तरह की बढ़ती घटनाएं हमारे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार करती है, जिसके लिए हमारी वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि इन सभी घटनाओं को रोकने के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं। धन्यवाद। गृह मंत्री जी कृपया उत्तर दें। धन्यवाद महोदया। हमारी सरकार ने आतंकवादी मामलों को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हमारी सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा यह जिम्मेदारी बीएसएफ एवं थल सेना के पास है। आतंकवादी अपराधों से निपटने के लिए एक विशेष एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई, जो जनवरी 2022 से कार्य कर रही है। और तो और सुरक्षा संबंधी जानकारी का उपयुक्त डाटाबेस तैयार करने के लिए राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नेट ग्रिड का गठन किया गया है। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश को यह अवगत कराना चाहूँगा कि 2020 जब से हमारी सरकार सत्ता में आई थी, तब से 2022 तक आतंकवादी मामले घटकर 417 से 229 तक आ पहुंचे हैं। मेंबर प्लीज सिट। मेंबर यू कैन नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन। मिनिस्ट्री प्लीज कंटिन्यू। और बात रही आतंकवादियों की, तो उन्होंने कश्मीर घाटी की जगह जम्मू को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि जम्मू के मुद्दों पर कठोर से कठोर निर्णय लिया जा रहा है, जिसका परिणाम आगामी कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। गौर करिएगा, आगामी कुछ दिनों में। महोदया, भारत की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा बजट को 2 गुना कर दिया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के 4 नए परिचालन केंद्र की स्थापना की गई। इसी के साथ साथ इंटेलिजेंस कार्यालय के अधीन कार्य कर रहे मल्टी एजेंसी सेंटर को मजबूत बनाया गया और उनकी गतिविधियों का विस्तार किया गया है। और तो और नौसेना द्वारा तट रेखा पर निगरानी हेतु संयुक्त परिचालन केंद्र का गठन किया गया है। Honorable Speaker Madam, we are following the 4 P's of terrorism, that are prepare, protect, pursue and prevent. Thank you, Speaker Madam. Any supplementaries? So with this the question hour ends and papers will be let down.
Now, Secretary General may read the messages received from the upper house. Secretary General, please. Madam, I have to report the following message from the Secretary of the Upper House of Youth Parliament. In accordance with the provision of the rules and the procedure of the conduct of business in the Upper House of Youth Parliament, I am directed to enclose a copy of the Bharatiya Nagrik Suraksha Bill 2023 BNSS and Bharatiya Nagrik Saksya Bill 2023 has been passed by the Upper House at its sitting held on 21st December 2023, 20 December 2023. अब सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए हम 0 आवर की तरफ आते हैं। सदस्य को सीमित समय अवधि में अपना प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना होगा। मिस्टर अर्पित। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मेरा विषय बाढ़ तथा सूखा पड़ने की समस्याओं से है। भारत की अधिकांश नदियां मानसून के बारिश पर निर्भर रहती हैं, लेकिन अवैध खनन एवं निर्माण गतिविधियों ने नदियों की धाराओं को दूसरी ओर मोड़ दिया है, जिससे बरसात के समय गंभीर बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र मानसून के समय बाढ़ से प्रभावित रहता है, जिससे खेती किसानी को गंभीर क्षति का सामना करना पड़ता है, जिसमें खास करके बिहार राज्य के चंपारण, अररिया, गोपालगंज, सारण तथा असम और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं। वहीं अध्यक्ष महोदया, भारत का अधिकांश क्षेत्र मानसून के समय सूखा पड़ने की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। महोदया, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिससे एक ही साथ बाढ़ तथा सूखा पड़ने की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मिस्टर रुद्रा। Honorable Speaker Madam, I am thankful to you for giving me time for expressing my thoughts. Madam, today's digital access has been wider and available for maximum. A lot of children use mobile phones and play online video games which are not regulated. Video game is many times violent and abusive. Moreover, these video games use foul language, disregarding of law, sexual content and abusive manner as well. Today's games like Call of Duty, PUBG, GTA and Blue Whale, which are most popular in children, are unsuitable for them, as these games promote aggressive behavior and anxiety in children. For instance, a child from Pune jumped from the building and lost his life. These games change behavior and decrease emotional control and causes addiction in children. This addiction negatively impacts their academics, social skills and mental health of today's youth. The existing law, Cinematography Act 2023, do not direct to any video game. So, I want to draw the attention of government to make a law to regulate video game. Thank you, madam. Miss Kritika. Thank you, Honorable Speaker Madam. I want to draw your attention towards rising human-wildlife conflicts in last decades. Main reason behind it is rapidly increasing human population, high biodiversity, interaction between people and wildlife are becoming more and more prevalent. Moreover, government projects like railway lines, highways, dams, increasing urbanization in forest territories are also prime causes. Government should think about deaths of man and wild animals. Last year, 222 elephants were killed by electrocution, out of which 45 deaths caused by train, 29 by poacher and 11 by poisoning in Odisha, Tamil Nadu and Assam. Similarly, we should also talk about human casualties. Due to conflict, 1,579 humans were killed by elephants in last 3 years. I am urging to government to prevent these conflicts and provide compensation to those who suffered loss through fencing railway line near elephant crossing area and other wild animals to protect them. Madam, we have to protect elephants, otherwise our next generation would not see a real elephant. Thank you, ma'am. Mr. Harnam. ਧੰਨਵਾਦ ਮਹੋਦया। मैं सारे तो पहला पंजाब की जरूरी समस्या चुकना चाहूँगा, सैलर तो मिलर किसानों बारे। आज जो समस्या है कि वो FCI तो FCI के गोदामां बारे 2023-24 का जो स्टॉक है वो हले ती FCI के गोदामां नहीं पहुँच पाया, क्योंकि केंद्र सरकार ने हले ती FCI नूं नवे रैक्स नहीं भेजे। पंजाब की रीढ़ की हड्डी मंजे किसान
जो चावल ते पैडी की खेती कर रहे ने ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਕਰਪਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਨੇ। गौर करो इन्हां दी अनगेलिया करके मिलर किसानों ने अपने आय या कमाई में सिर्फ गिरावट ही देखी है। जो पॉलिसी ऑफ मिलिंग हैगी वो नवंबर महीने में शुरू होने वाली सी लेकिन इन्हां दी अनगेलिया करके अगले साल जनवरी महीने में शुरू हुई ते मार्च महीने में खत्म हुई जेदी आखिरी तारीख बताई जाती है 31 जुलाई। FCI के गोदामों में जगह नहीं हैगी जेदे करके सैलर अपनी फसल दूर ते महंगे महंगे गोदामों में भेज रहे हैं। जो नवी वैरायटी हैगी है 67 किलो पर क्विंटल लेकिन opaਦੇ किसाना तो 62 तो 64 किलो हो पाती ने। बाकी दी जो बची हुई है उन्होंने अपने जेबा चो भरनी पैंदी ने जेदे करके उन्होंने अपने प्रॉफिट की बजाय सिर्फ लॉस ही लिता है। ता मैं सरकार तो बेनती करता हूँ कि जल्द तो जल्द FCI के गोदामों में नवे मालों को रखवाए। धन्यवाद महोदया। These issues will be conveyed to the concerned ministers. Respected Speaker, Madam, we have passed Illegal Migration Bill through National Register of Citizens 2024. Through the bill, we are trying to prevent illegal migration, which is distorting local population composition and provoking unrest among society. Here some newspapers such as Janiti, Lok Prasar are criticizing the parliament in derogatory manner. So, Madam Speaker, I am requesting you to form a parliamentary committee to investigate and punish them. All these unacceptable practices happen in the name of freedom of speech and expression. Ms. Darshika, have you given notice of it earlier? You may give due notice along with a copy of newspaper cutting and the statement made by the civil society member if recorded. I shall consider it. You cannot spring a surprise upon me like this. Madam, I have already given notice of it at 10:30 AM today. It will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decision. Thank you, Madam. Honorable members, I have to make an announcement. On behalf of the members of the House, I am having immense pleasure in extending our warm welcome to European parliamentary delegates. Members of the European parliamentary delegation who are on visit to India are our honored guests. Members of the delegation are Mr. Morten Løkkegaard, Mr. Nathalie Lewis, and Mr. Thomas Parker. It is a very high-powered delegation that graced Delhi on 14th October. They are now seated in the special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country and also convey our best wishes and warm feelings through them to their President, Prime Minister, Parliament and the very friendly people of Europe. Now, the House will take up consideration to the National Prevention of Misleading Advertisement Bill 2024 that already has been introduced in the last session. Corporate Minister, please. Thank you, Honorable Speaker, Madam. I have great pleasure and I am privileged to take up the consideration on the National Prevention of Misleading Advertisement in Coaching 2024. This will be the milestone and a new chapter in the history of education and coaching. The salient features and provisions of this bill are: Clause 1. The word coaching means tuition, instruction, academic support or learning program. It is a guidance provided by any person. Clause 2. Misleading advertisement shall have the same meaning as defined under the Consumer Protection Act of 2019. Clause 3. Application. These guidelines shall apply to all advertisements regardless of the form, format or medium. Clause 4. Conditions for misleading advertisement. Any person who is engaged in coaching shall be considered to be engaged in a misleading advertisement if it employs any of the following practices. First, to conceal important information related to the name, fees or duration of the course or any other information which may influence a customer's decision to choose their services. Second, falsely represent that the student's success is solely attributed to the coaching.
clearly state the extent of coaching involvement in their success. Third, to create false sense of urgency or fear of missing out that may heighten anxieties among students or parents. Clause 5th, obligation of every person who is engaged in coaching shall: first, disclose the following information with the photos of successful candidates: the rank secured by the successful candidates, name of the course opted by them, duration of the course opted by them, whether such course is paid or free. Second, they shall avoid cherry picking, that is, to create exceptional cases in order to create a fake impression of success. Third, they have to maintain transparency and truthful representation in their advertisement. Clause 7. The guidelines shown in the advertisements should not be in derogation of other laws. Honorable Speaker Madam, I am very confident that all the honorable members of this House, irrespective of the party affiliation, will welcome the bill wholeheartedly and thoroughly. This bill will put forward the truthfulness of a coaching institute by eradicating the misleading advertisement in it. I now move that the National Prevention of Misleading Advertisement in Coaching 2024 to be taken into consideration. Thank you, ma'am. Motion moved. Ms. Dhanvi. Honorable Speaker Madam, I strongly favor this bill for the student welfare, as this bill provides detailed information about syllabus, courses, fee structure, test pattern, etc. for the different competitive examinations like JEE and NEET. This bill also ensures that no coaching institute can impose unnecessary load of books for students, and all coaching institute must declare the clear-cut idea of course completion, testing pattern, and the improvement of students. That's why I strongly favor this bill. Thank you, Madam. Honorable Prime Minister. हमारे विपक्ष के नेता का प्रश्न तो बड़ा हैरानी भरा है। इस बिल के माध्यम से जो गलत सूचना थी, पहले तो उस पर रोक लगेगी। हमारे छात्रों का भविष्य जो पहले खतरे में पड़ जाता और जिन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता था, उसका निदान होगा। जहाँ तक बात रही गेस्टेड हॉलीडेज की, तो कोचिंग सेंटर्स बंद करने होंगे। हमारी राज्य सरकारों के माध्यम से इसे लागू किया जाता है। जैसा विपक्ष ने प्रश्न किया खतरनाक स्थान पर कोचिंग का, तो यह प्रश्न राज्य सरकारों का विषय है, जिनको वे नियंत्रित करते हैं। अंततः मैं यह कहना चाहूँगा कि जितनी चिंता विपक्ष को विद्यार्थियों को लेकर है, उसे कई गुना ज़्यादा मुझे व मेरी पार्टी को है। इसलिए हम विद्यार्थियों के कल्याण हेतु यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं। धन्यवाद महोदय। So now the question is that the bill to improve performance of coaching centers by preventing misleading advertisements be taken into consideration. Those who are in favor will say aye. Those against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Corporate Minister, please. Honorable Speaker Madam, I now move the bill to be passed. Motion moved that the bill is passed. Those who are in favor will say aye. Those who are against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill is passed. Now the House is adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m. हेलो 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 खूब ज सुंदर प्रस्तुति जेएनवी वलसाड टीम द्वारा फरी एक बार ताड़ीओना गड़गड़ाती अभिनंदन पात्र से
बहुत सरस। मैं उपायुक्त महोदया मिसेस माधुरी उपाध्याय उदय शंकर जी को यहाँ बुलाना चाहूँगा। आज की जो ये रीजनल यूथ पार्लियामेंट का कार्यक्रम JNV पोरबंदर में हुआ, उसके रिगार्डिंग 2 शब्द कहे। मैडम माधुरी। I don't know how many would-be parliamentarians are sitting over here. Today we have seen 4 sessions. So at the outset, honorable principals of JNV Porbandar, JNV Bharuch, different escort teachers, team of JNV Porbandar, as well as all the children, whether they have arrived from outside as participant for this 26th Youth Parliament competition are from this JNV. First of all, I greet you all in the name of our great democracy, that is, which is the greatest democracy in the world? India. मैं उस भारत देश के नाम पे आप सभी का अभिनंदन करती हूँ जहाँ के हम लोग निवासी हैं। और आज ये जो 4 टीम्स ने जो परफॉर्मेंस दी है, एक से बढ़कर एक, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने लोगों के साथ में बोलना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम पार्लियामेंट में ही हैं। इसके पहले हमने यहाँ के एक छोटे जागृत चंदना ने जो सभी लोगों को वास्तविक पार्लियामेंट हाउस में जाकर के स्पीकर और दूसरे बहुत सारे सदस्यों के सामने और बहुत सारे बच्चों के सामने जो जागृति फैला के आया था, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देती हूँ। और आप सभी को बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, मगर यूथ पार्लियामेंट या युवा संसद कार्यक्रम आयोजित करने का जो लक्ष्य है, उसको हम पा रहे हैं कि अभी हर साल उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। पिछले साल 10 स्कूल थे, इस साल मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने हमको पूना रीजन में 11 स्कूल में कराने के लिए दिया और हर स्कूल का परफॉर्मेंस पिछले साल से बेहतर था। तो ये बताता है कि स्टाफ में और साथ ही साथ बच्चों के परफॉर्मेंस में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जागृति भी आ रही है। और ये इसलिए आयोजित किया जाता है कि छोटे बच्चों से ही अगर ये फीलिंग आ जाए कि संसद कैसी होना चाहिए, क्षमा याचना सहित कहूँगी, वैसी नहीं होना चाहिए जो हमारे संसद में यानी पार्लियामेंट हाउस में या हमारे असेंबलीज में होता है। संसद ऐसी ही होना चाहिए जैसे यहाँ पर इन बच्चों ने एनेक्ट करके बताया। तो इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि जब ये बच्चे आगे पार्लियामेंट में जाएंगे तो नवोदय के बच्चे का होने का एक गौरव जो है उसको आगे बढ़ाएंगे और फिर से उस पुरानी संस्कृति को जन्म देंगे जहाँ पर वास्तविक रूप में संसद ऐसी ही होना चाहिए। वो मार पिटाई, गाली गलौच और अनर्गल यानी कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को यूज़ करके जो कार्यवाही होती है वैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए स्कूलों में ये आयोजित किया जाता है कि बच्चे सारे उसको देखें, उस स्कूल में तो देखें कौन कौन सी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर ऑब्जर्व करना है, कैसे क्वेश्चन पूछना है, स्पीकर का क्या रोल है और किस तरीके से सदस्यों को या मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को भी जवाब देना है। ये बहुत अच्छा हुआ, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और जैसा मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि हम यही उम्मीद करते हैं कि यही बच्चे आगे इनमें से कोई ना कोई पार्लियामेंटेरियन भी बनेंगे। हालांकि उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लोग उसको कैरियर के रूप में ले लेते हैं हमारे यहाँ। एक्चुअली वो कैरियर नहीं है, लोगों की सेवा करने के लिए पॉलिटिशियंस होना चाहिए, मगर वो दूसरे तरीक़ों से लिया जाता है। तो हमारे बच्चे जो नवोदय विद्यालयों से अलग अलग से आए हैं
और जिनको हर साल ये नए नए स्कूलों को, कुछ स्कूलों को अगले साल फिर से मिलेगा, ख़ास तौर से जो 4 स्कूल पिछले साल नहीं थे उनको नेक्स्ट ईयर फिर से परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, 7 स्कूलों को। तो बाकी सब बच्चे देखेंगे और इसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और आगे नई स्वच्छ संसदीय राजनीति का पालन करेंगे और अपने राजनीतिक जीवन में यदि वो राजनीति में जाते हैं तो जो शुचिता यानी सैंक्टिटी जो होना चाहिए उसको हमारे नवोदय के बच्चे खास तौर से इस चीज़ को फॉलो करेंगे और दूसरे लोगों के लिए ये फिर से एक आई ओपनर रहेगा कि नवोदय के बच्चे क्या कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल तो मास्टर जागृत चंदना ने दे के आया कि छोटे से बच्चे कैसे वहाँ पर जाके कॉन्फिडेंटली इतने सारे लोगों के सामने, बड़े छोटे सभी लोगों के सामने कैसे स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। तो आगे भी हमारे बच्चे उसी परंपरा को, इन्हीं लोगों में से कोई, ये 4 में से कोई स्कूल आगे जाएगा और नेशनल लेवल पर जाने के बाद पिछले 2 सालों से पूना रीजन की टीम ही नेशनल लेवल कंपटीशन जीतती रही है। उम्मीद करती हूँ कि इन्हीं में से 4 में से कोई एक टीम जो आगे जाएगी नेशनल लेवल पे वो फिर से विनर होके जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। धन्यवाद उपायुक्त महोदया। रिजल्ट डिक्लेरेशन में थोड़ी देर लगेगी, बाद में कर देंगे, ये प्राचार्य महोदय का आदेश है। फिलहाल मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए वाइस प्रिंसिपल सर JNV पोरबंदर श्री सुरेश जी से मैं आमंत्रित करता हूं कि आभार विधि प्रकट करें। श्री सुरेश जी। Honorable Assistant Commissioner Srimati Madhuri Uday Shankar Ma'am, Principal of the venue Kumar Sir, the Principal of JNV Baruch, respected Ritesh Sir, respected escort teachers and dear students of different Vidyalaya who have come here for participating youth parliament, and dear colleagues and dear children of this Vidyalaya and everyone present here. Good evening all of you. I take this opportunity to propose vote of thanks. First of all, I thank Navodaya Vidyalaya Samiti, especially the regional Pune region, to give us to conduct this youth parliament, regional youth parliament program. Dear children, you are the leaders of tomorrow. You are the pillars of the country. You are innovative and a young mind definitely going to change the country in future. This is one of the reason the youth parliament is conducted. You are all going to be a great leaders of this country. In this fine moment, I have a great pleasure to thank Shri Ramesh Bhai Daduk, the former Member of Parliament of Porbandar constituency. Sir is not here, but Sir was there in the inauguration function. Really, it was a great moment for us, and Sir has really garlanded this entire program with his gracious presence. Though Sir is not there, it is our sincere thanks we have to propose. I request all of you to give a big round of applause to Sir. My sincere thanks goes to Assistant Commissioner
Srimati Madhuri ma'am. Ma'am's presence really a great moment for us. It's really, Madam has graced this function. I know ma'am already. Ma'am was the principal of my neighboring Vidyalaya principal of my school previously. Madam was one of the successful principal. I remember in Madam's period, the school JNV Hassan was one among the top in the country. Really, we are thankful to you, Madam, for your presence. I wholeheartedly thank you. I request everyone now to join our hands for Madam's presence. I thank our principal, respected principal Kumawat sir. Sir is the central force and his cordial relationship and the way the sir plans for all the programs is the main reason for the success. Thank you, sir. Thank you for your presence. Thank you, sir. Thank you for your guidance. I thank Principal of JNV Baruch, Shri Ritesh sir. Thank you, sir. Thank you for coming over here for gracing the function. Thank you, sir. I also thank the neighboring principal of Kendriya Vidyalaya. Sir was here for the inauguration function. I thank him, sir. I also thank him. I thank all the escorting teachers who have come from the different JNVs, JNV Valsad, JNV Mahsagar, JNV Pune, JNV Chhatrapati Sambhajinagar. Thank you, dear teachers. You have done a great job for bringing all these children here. Thank you all. Thank you one and all. I thank all the children participated here. So you have done a wonderful job. Each JNV has given a unique performance here. Thank you one and all. Thank you all, dear children. So, this program we have planned, I think 2-3 weeks back, and slowly we have improved and brought to this stage. I need to mention 2 people for making this function a great success. Mr. Ombir Yadav, TGT Social Science. I request sir to stand because, and also Ravi Solangi, PGT History. These 2 people, I request you to, all of you to give a big round of applause. These 2 people are the main reason to bring this program to this level. Thank you, dear teachers. I thank all my colleagues who have keep on giving the support for all the programs and also for this program. Thank you, dear teachers, dear colleagues, and dear staff members. I thank all the children of this Vidyalaya who have given a complete support. Thank you all. And also I thank everyone present here. Even I thank the audio and video system and everyone who and all present here. Thank you one and all. नेशनल एंथम के लिए नेशनल एंथम स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्सल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे, आजाद हिंद
जिंदाबाद।